हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। एक बार जुड़ जाएंगे हमारे साथ सभी लोग। क्लास को एक बार शेयर करेंगे, लाइक करेंगे सेशन को और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। आपको सामने दिख रहा होगा न्यू बैच कमिंग ऑन 16 दिसंबर 2019 से एक नया बैच आ रहा है आपके लिए। अगर आप CHSL, CGL और CHSL में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए नया बैच आ चुका है एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर एक नया बैच आ चुका है, तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाएंगे एप्लीकेशन पर, ठीक है। बाकी हम लोग आज एक चैप्टर है हमारा यूपी के लोक नृत्य के बारे में। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सारे लोक नृत्य याद होने चाहिए, हमें लोकगीत याद होने चाहिए और नाट्य कला भी याद होनी चाहिए। प्रदेश की नाट्य कला, प्रदेश के लोकगीत और प्रदेश के लोक नृत्य, ये तीनों चैप्टर हमें तैयार होने चाहिए। तब हम 2 क्वेश्चन कम से कम कर पाएंगे, क्योंकि एक तो नृत्य का क्वेश्चन पूछता है और एक आपके लोकगीत का क्वेश्चन पूछता है। लोकगीत का भी कभी पूछ सकता है, लोक नृत्य का, तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मेरे साथ सभी भाई और बहन जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। सभी लोग जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है लोकगीत। क्या है? लोकगीत। उससे पहले हम नृत्य कला देखेंगे। हमारे प्रदेश की अगर बात करें तो 2 प्रकार, लोकगीत नहीं, सॉरी, लोक नृत्य, ठीक है। नृत्य कला, ठीक है। हम डांस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ की अगर बात की जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में 2 तरह के नृत्य होते हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हर स्टेट में ही 2 तरह के नृत्य होते हैं। एक होता है शास्त्रीय नृत्य। क्या होता है? शास्त्रीय नृत्य, जिसे हम क्लासिकल डांस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिकल डांस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? क्लासिकल डांस कहते हैं। दूसरा होता है हमारे पास लोक नृत्य। क्या होता है? लोक नृत्य, जिसे हम फोक डांस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम फोक डांस कहते हैं। तो हमारे हर यूपी के एग्जाम में, चाहे वो कोई सा एग्जाम हो यूपी का, हर एग्जाम में आपका पूछता है लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपका लोकगीत से आएगा। कहां से आएगा? लोकगीत से। चलेगा, जुड़ते जाएंगे हमारे साथ सभी लोग। फिर मैं क्लास को शुरू कर देता हूं, बल्कि अब मैं इंतजार नहीं करूंगा किसी के। हाँ, एक भाई कह रहा है सर नागिन डांस होता है। अच्छा, नागिन डांस भी कर लियो भाई, तू मन की निकाल लियो तू सारी परेशानी अपनी, है ना। चलो, नागिन डांस भी करवाएंगे तो मैं परेशान मत होइएगा। विवेक राय सर की शादी करवाएंगे, फिर नागिन डांस करना आप, ठीक है। तो चलेगा, शास्त्रीय नृत्य जिसे हम क्लासिकल डांस कहते हैं और लोक नृत्य जिसे हम फोक डांस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोक डांस कहते हैं, ठीक है। अगर हम प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की बात करें, किसकी बात करें? शास्त्रीय नृत्य की बात करें। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, मैं बताता हूं। ऑप्शन रहेंगे आपके पास छपेली। मुझे बताइएगा ऑप्शन कैसे रहेंगे? छपेली। क्वेश्चन बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय या क्लासिकल डांस है? क्वेश्चन ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। छपेली, चरकुला, ठीक है, और आपका ख्याल, और आपका ख्याल के साथ साथ चौथा होगा आपका क्या? चौथा होगा कथक। तो आप बताओ कि प्रदेश का इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? छपेली, चरकुला, ख्याल या कथक? तो आप जवाब दीजिएगा कि प्रदेश का। विवेक सर की शादी तो नहीं पता, मैं विवेक राय सर की शादी की बात कर रहा था। इधर आ जाओ। कटक ना है भाई, क्या करके मानोगे? ये कटक ना है, कथक है। कथक है, ठीक है। कथक चाहे आप ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, दोनों ही सही हैं। दोनों ही क्या है? सही हैं। ऐसे भी आप कथक को लिख सकते हो, ऐसे कथक को भी लिख सकते हो। ये कटक नहीं है,
कथक है, ध्यान से पढ़िएगा उसको, ठीक है। और अब बताओ कि इनमें से प्रदेश का कौन सा दिखाई नहीं दे रहा। भाई एक बार चेक करो दिखाई क्यों नहीं दे रहा, मुझे तो दिखाई दे रहा है, दिखाई कैसे ना देगा। तो बताओ कि इनमें से कौन सा प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो आप सभी लोग बता रहे डी, तो बिल्कुल सही, डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। आप सभी को मिलता है 1 नंबर पूरा, ठीक है, चलेगा। अब हम आते हैं, तो जब हम प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे, ध्यान से समझते जाओ चीज़ों को, ठीक है, ध्यान से समझो चीज़ों को। जब हम प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो हमारे पास एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कथक। जिसका नाम क्या है? कथक। जिसका नाम क्या है? कथक। कथक की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कथावाचक जो होते हैं, कथक नाम ये कैसे पड़ा? देखो कथक होता है नृत्य जो कथावाचक होते हैं, और कथावाचक के जो हाव भाव होते हैं चेहरे के, उसी को हम कथक कहते हैं। वर्तमान में जरूर अब डेवलप हो चुका है और काफी अन्य तरह का, मतलब काफी इसमें विकास आ गया है। शुरुआत में जो कथक होता था, जो हमारे यहाँ कथावाचक होते थे, कथावाचक जब कथा का वाचन करते थे, कथा सुनाते थे लोगों को, भगवान राम की कथा और अन्य बहुत सारी कथाएं जब वो लोगों को सुनाते थे, तो कथा सुनाते समय जब उनके चेहरे का हाव भाव और जब उनके हाथों की जो कलाएं होती थी, हस्त क्रियाएं होती थी और चेहरे का जो हाव भाव होता था, उसको कहते थे हम कथक। क्या कहते थे उसको? कथक कहते थे। और आज जो वर्तमान में कथक है उसी का दूसरा स्वरूप है। हालांकि आज कथा सुनाते हुए नहीं, लेकिन क्रियाएं, हाथों की हस्त क्रियाएं, क्रीडाएं जो शरीर की होती हैं और जो चेहरे का हाव भाव होता है, वो सेम वही होता है जो एक कथावाचक के हाव भाव होते थे, उसकी क्रियाएं होती थी, और वहीं से कथावाचक के इन क्रियाओं से इसका नाम पड़ा कथक। इनका नाम क्या पड़ा? कथक पड़ा। और ये प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा हमारे प्रदेश में कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो बहुत आसान है शास्त्रीय नृत्य याद रखना। तो कथक क्या है? हमारा क्लासिकल डांस है। फिर से बताएंगे, कथक क्या है? हमारा क्लासिकल डांस है, सही। और कथक अगर हम लोग बात करें कि कथक को आश्रय हमारे प्रदेश में किसने दिया, किसने बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध किया, तो लखनऊ के अंतिम नवाब जो थे, कौन थे? लखनऊ के अंतिम नवाब थे जिनका नाम था वाजिद अली शाह। क्या नाम था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ये लखनऊ, हाँ, वाजिद अली शाह ये शास्त्रीय प्रेमी थे। अब खुद को संगीत प्रेमी भी कहते थे, खुद को संगीत प्रेमी भी कहते थे। और यही इन्होंने अपना जो दरबार था उसमें कथक के जो प्रसिद्ध लोग हुआ करते थे उनको अपने दरबार में आश्रय दिया, और कथक यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। कहाँ से? इस 18वीं सदी में, 18वीं शताब्दी में कथक लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत फेमस हुआ, क्योंकि कथक के लिए आश्रय का जो काम किया, जो कथक को बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध करने का काम किया, वो अवध के अंतिम नवाब थे जिनका नाम था क्या? वाजिद अली शाह। अंतिम नवाब वही जो ब्रिजेश कादिर के जो पिताजी थे, 1857 की क्रांति में जो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, तो उस समय के नवाब जो थे लखनऊ के, वो यही थे, वाजिद अली शाह। हालांकि उनको इस समय कोलकाता में रखा गया था, जेल में, कोलकाता की जेल में उस समय इनको रखा गया था। तो इन्होंने कथक के लिए बहुत सारे प्रयास किए, कथक को इन्होंने बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया, और वर्तमान में कथक की अगर बात करें तो भारत में नहीं बल्कि दुनिया में फेमस है कथक। चलेगा, कथक आपने समझ लिया, प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है कथक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम लोक नृत्य की। लोक नृत्य को याद रखना इतना आसान नहीं है जितना इसको है, जितना क्लासिकल डांस को है। जितना क्लासिकल डांस को याद रखना है आसान है, उतना लोक नृत्य को याद रखना आसान नहीं है, क्योंकि लोक नृत्य हमारे यहाँ पर बहुत सारे हैं। क्या है? लोक नृत्य हमारे यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो लोक नृत्य पहले तो ऐसे पूछा जाएगा कि ये वाला नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, तो ये क्षेत्र वाइज, प्रदेश में रीजनल वाइज पूछे जाते हैं। जो लोक नृत्य हैं आपके फोक डांस हैं, ये प्रदेश के अंदर भी रीजनल वाइज पूछे जाते हैं, इसीलिए थोड़े से मुश्किल हैं। तो लोक नृत्य की अगर हम लोग बात करें, जिसे हम फोक डांस कहेंगे, फोक डांस कहेंगे, ठीक है। तो फोक डांस अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले एक नृत्य है जो बार बार पूछा जाता है, जिसका नाम है कर्मा। कर्मा, आप जल्दी से लिखिए, कर्मा कहाँ पर किया जाता है? कर्मा नृत्य। क्या है? कर्मा नृत्य। आप जल्दी से लिखिए कि कहाँ पर किया जाता है। अगर हम लोग कर्मा नृत्य की बात करें तो कर्मा नृत्य में होता क्या है कि जनजातियों का नृत्य है, और जनजाति इस नृत्य में क्या करती हैं कि एक मतलब डांस करते हुए वो पेड़ों पर चढ़ के जाती हैं और वहाँ से उनकी शाखाएं, उनकी पत्तियों को तोड़कर पुजारी को लाके देती हैं, मतलब जो लोग डांस कर रहे होते हैं, जो नर्तक होते हैं, वो डांस की मुद्रा में पेड़ों के पास जाते हैं और उनसे
डालियां तोड़ी, उनसे पत्ते तोड़े और उन डालियों को और पत्तों को नाचते हुए पुजारी को लाके देते हैं और उन डालियों को, उन पत्तियों को शराब के साथ अग्नि में चढ़ाया जाता है। इसको कहते हैं वो लोग कर्मा नृत्य। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कर्मा नृत्य। और पर्टिकुलर जो जनजाति होती है इसके द्वारा इसको आयोजित किया जाता है, नृत्य किया जाता है। ये होती है खैरवार या खरबार जनजाति। और आप सभी को पता होगा, जब मैंने जनजाति चैप्टर पढ़ाया था कि जो खैरवार जनजाति थी वो कहाँ से आई थी? वो हमारे झारखंड से आई थी। 18 हजारी क्षेत्र और पलामू क्षेत्र से आई थी। चंदेल शासकों ने इनको वहाँ से भगाया था, वहाँ से इनको भागने पर मजबूर कर दिया, वहाँ से पलायन पर मजबूर कर दिया। और जब ये वहाँ से भाग कर आए तो प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र के इलाकों में बसते चले गए। तो यहीं पर ये नृत्य किया जाता है। तो आप याद कर सकते हैं ना, खरबार जनजाति के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। कौन सी जनजाति? खरबार जनजाति। खरबार को खैरबार या खरबार कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है? ये दोनों ही सही हैं, चाहे तो खरबार और चाहे खैरबार। तो कर्मा नाम क्या है? कर्मा। और किसके द्वारा? जनजातियों का नृत्य होता है ये। और कहां पर? मिर्जापुर और सोनभद्र। मुद्राएं क्या होती हैं इसकी? मुद्राएं होती हैं कि जो नर्तक होते हैं, जो इसके डांसर होते हैं इस फोक डांस के, वो पेड़ों पर जाते हैं, वहाँ से पत्तियाँ, वहाँ से शाखाएं उसकी काटी तोड़ी और भागते हुए डांस करते हुए लेके आते हैं, पुजारी को देते हैं और उन पत्तियों को, उन शाखाओं को शराब के साथ अग्नि में चढ़ाया जाता है। इसको कहते हैं ये लोग कर्मा नृत्य। तो कहाँ पर? मिर्जापुर और सोनभद्र में इस नृत्य को आयोजित किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? मिर्जापुर और सोनभद्र में। ये चैप्टर मैं तो कहना चाहूँगा कि इस पूरी यूपी जीके का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरी बात यह कि हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे, चाहे यूपीएसआई हो चाहे यूपी कांस्टेबल हो, यूपी कांस्टेबल के लिए तो और ज्यादा, क्योंकि यूपी कांस्टेबल हर पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ लोक नृत्य से। तो ये 20-22 लोक नृत्य, यहां से अगर एक क्वेश्चन पूरा कर लिया आपने तो न तो कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बस कभी कभी देख लिया निकाल के जो नोट्स बने होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्मा नृत्य खैरवार जनजाति के द्वारा कहां पर आयोजित किया जाता है? मिर्जापुर सोनभद्र में। इसके बाद एक और है, कर्मा नृत्य कहां पर? मिर्जापुर सोनभद्र में। इसके बाद एक नृत्य, इसका नाम है सैला नृत्य। क्या है? सैला नृत्य। सैला नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो ये भी खैरवार जनजाति के द्वारा ही, मतलब ये भी जनजातीय नृत्य है। क्या है? ये भी जनजातीय नृत्य है। खैरवार जनजाति के द्वारा ही, कौन सी जनजाति? खैरवार जनजाति के द्वारा ही इसको आयोजित किया जाता है और ये भी मिर्जापुर सोनभद्र में ही आयोजित होता है। कहां पर? मिर्जापुर सोनभद्र में। जो जनजातीय क्षेत्र हैं ये काफी पारंपरिक नृत्य हैं इनके। क्या है? काफी पारंपरिक नृत्य हैं इनके। तो ये भी कहां पर किया जाता है? ये भी आपके कहां पर? मिर्जापुर व सोनभद्र में। मिर्जापुर व सोनभद्र में आयोजित किया जाता है। इसके बाद एक होता है ठडिया नृत्य। क्या होता है? एक होता है ठडिया नृत्य। ठीक है, ठडिया नृत्य। मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं। तो कर्मा मिर्जापुर सोनभद्र, सैला मिर्जापुर सोनभद्र। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एक ठडिया नृत्य। क्या आता है? ठडिया नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो ठडिया नृत्य भी आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने आसान आपको लग रहे होंगे लेकिन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं बात करता हूं अब ठडिया नृत्य की, और यूपी जीके भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके दूसरे सब्जेक्ट, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपका क्या हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपका क्या हो, आपकी जीके हो, जीएस हो। और मैंने पहले बता रखा कि मैं इस क्लास से आपके 15-16 क्वेश्चन करवाऊंगा, वो यूपी की हिस्ट्री मिला के, यूपी की पॉलिटी मिला के 15 से 20 क्वेश्चन मैं करवा के दिखाऊंगा इस क्लास से। तो परेशान मत होइएगा, बस जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो ठडिया नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो ठडिया नृत्य भी आपके उसी हिस्से में, कौन से हिस्से में? मिर्जापुर और सोनभद्र वाले हिस्से में। ठीक है, मिर्जापुर सोनभद्र वाले हिस्से में इसको आयोजित किया जाता है। इस ठडिया नृत्य का जो उद्देश्य होता है ना, इस ठडिया नृत्य का सोनभद्र वाले इलाके में ये किया जाता है। इस ठडिया नृत्य का जो उद्देश्य होता है वो होता है संतान की कामना करने के लिए। किसकी कामना? संतान की कामना करने के लिए नृत्य किया जाता है। जब किसी जो दंपति होते हैं, मतलब जो पुरुष, जो महिला पुरुष होते हैं, उनके अगर संतान उत्पन्न नहीं हो रही होती है, संतान उनके नहीं होती है, तो भगवान से जब संतान की प्रार्थना करते हैं। और ये विशेष बात यह है, रुचिकर बात यह है कि यहाँ पर माँ सरस्वती से संतान की कामना की जाती है, जबकि ज्यादातर मौके पर देखा यह जाता है कि हम लोग माँ सरस्वती से विद्या के लिए, सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं? माँ सरस्वती से संतान की कामना करते हैं। इस नृत्य में क्या करते हैं? ये ठडिया नृत्य जो होता है आपका संतान की कामना के लिए, किसकी कामना के लिए? संतान की कामना के लिए किया जाता है।
संतान की कामना के लिए सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र, सोनभद्र। जब संतान अर्थात जब बच्चे बच्चियां की जरूरत होती है तब इस नृत्य को किया जाता है। संतान की कामना के लिए इस नृत्य को किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है आप सभी को पता है, सोनभद्र में इस नृत्य को आयोजित किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर माँ सरस्वती की, किसकी, माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है या उनका ध्यान रखा जाता है, मतलब उनको ये प्रार्थना की जाती है। तो क्या हो जाएगा, माँ सरस्वती से प्रार्थना की जाती है इस नृत्य में, ठीक है, प्रार्थना की जाती है। किससे की जाती है, माता सरस्वती से इस नृत्य में प्रार्थना की जाती है संतान की कामना के लिए, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो एक नृत्य है ढरकहरी नृत्य। क्या है, ढरकहरी नृत्य, क्या है, ढरकहरी नृत्य, ठीक। ढरकहरी नृत्य की बात करें तो यह भी प्रदेश के उसी हिस्से का मतलब सोनभद्र में, ठीक है, सोनभद्र में, ठीक। ढरकहरी नृत्य ये भी सोनभद्र में ही आयोजित किया जाता है। इस नृत्य की जो विशेष बात है, हर नृत्य की कोई ना कोई विशेष बात होती है और मैं बता भी रहा हूं सारे नृत्यों की। इस नृत्य की जो विशेष बात है, इस ढरकहरी नृत्य में अपने तमाम फोटो देखे होंगे, मुझे अब मैं बताऊंगा तो याद आ जाएगा। अपने सर पर जानवरों के सींग लगा के इस नृत्य को किया जाता है। जो ढरकहरी नृत्य होता है, अपने सर पर जानवरों के सींग लगा के, जो जनजाति होती है वही करती हैं। जनजातीय क्षेत्रों में भी आयोजित किया जाता है, लिख चुका हूं मैं यहाँ पे, सोनभद्र के इलाके में, सोनभद्र वाले क्षेत्र में अपने सर पर जानवरों के सींग लगाकर, जरूरी नहीं है असली सींग होते हो, वो नकली सींग हो सकते हैं, ठीक है। तो नकली सींग प्लास्टिक या फिर और किसी अन्य चीज के लगा के यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। और वाद्य यंत्र बजाया जाता है, फिर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। आगे होता है आपका एक चोलर नृत्य। क्या होता है, चोलर नृत्य, मैं इसको मिटा देता हूं। तो ढरकहरी भी आपका कहां पे होता है, सोनभद्र में होता है। समझ तो आ रहा है ना। लिट्टी चोखा किस राज्य का लोक नृत्य है भाई, लिट्टी चोखा किस राज्य का लोक नृत्य है। लिट्टी चोखा तो व्यंजन होता है, बिहार में लोग खाते हैं इसको, बिहार का काफी प्रसिद्ध व्यंजन होता है, बिहार में काफी पसंद किया जाता है। लिट्टी चोखा लोक नृत्य होता है ऐसे तो मैंने नहीं सुना, बता रहे हैं कि सर लिट्टी चोखा एक नृत्य होता है, ये कहां पर होता है भाई, मुझे तो नहीं पता फिर। हाँ, ढरकहरी नृत्य। आगे हम लोग देखेंगे चोलर एक नृत्य होता है। क्या होता है, चोलर नृत्य होता है, ठीक है, चोलर नृत्य होता है, ठीक, चोलर नृत्य होता है। अगर इस नृत्य की हम लोग बात करें तो ये भी आपके सोनभद्र में ही किया जाता है। कहां पर, सोनभद्र में ही किया जाता है। देखो अब आप कहोगे कि सर इसी इलाके में ज्यादातर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी इलाके में, और भी बहुत सारे इलाके हैं जहां पर ये शास्त्र, जहां पर ये लोक नृत्य आयोजित किए जाते हैं। लेकिन मैंने पहले भी बताया ये सब पारंपरिक होते हैं, काफी पुरानी संस्कृति है, काफी ओल्ड कल्चर है। लेकिन जो ओल्ड कल्चर आज भी बहुत पुरानी देखी जाती है कि आज भी वो प्रचलन में है, वो जनजातीय क्षेत्रों में ज्यादा होती है। जो जनजातीय लोग होते हैं, मैंने कल भी बताया था जब जनजाति वाली क्लास ली थी, इनको अपनी संस्कृति से बहुत प्यार होता है, इनको अपनी कल्चर से बहुत प्यार होता है, तो ये कल्चर अपनी छोड़ना पसंद नहीं करते। इसलिए ज्यादातर जो नृत्य होते हैं, लोक नृत्य या फिर जो पुरानी कल्चर होती है, वो जनजातीय क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग बात करें सोनभद्र की बात, तो सोनभद्र, अगर हम चोलर नृत्य की बात करें तो चोलर नृत्य सोनभद्र में, और ये किया जाता है फसलों के लिए जब अच्छी वर्षा की जरूरत होती है। फसलों के लिए जब अच्छी वर्षा की जरूरत होती है, जैसे कि अब किसानों ने खेत में धान लगा दिया, मक्का लगा दिया, बरसात नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, बरसात नहीं हो रही है, तो अब बरसात की कामना करेंगे भगवान इंद्र से कि भगवान बरसात हो जाए तो अच्छी फसल हो सकती है। तो ये बरसात की प्रार्थना होती है इस चोलर नृत्य में। क्या होता है, अच्छी फसल करने के लिए, अच्छी फसल के लिए बरसात की कामना, ठीक है, अच्छी फसल के लिए वर्षा हो जाए, क्या हो जाए, वर्षा की कामना होती है इस नृत्य में। क्या होता है, वर्षा की कामना होती है इस नृत्य में। कौन से में, चोलर नृत्य में क्या होता है, वर्षा की कामना होती है। पूछते जाइएगा बलिया यूपी के कितने हैं, कितने हैं मतलब क्या पूछ रहे हैं भाई, ठीक है।
अच्छी फसल तथा अच्छी वर्षा के लिए। कहाँ पर? सोनभद्र और मिर्जापुर में। भाई मिर्जापुर में भी जनजाति है, ठीक है, मिर्जापुर में भी आपकी जनजाति है, ऐसी बात नहीं है कि मिर्जापुर में नहीं है। अब इसके बाद आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। एक है यहाँ पर लठमार दीवारी नृत्य। आप बताइएगा लठमार दीवारी नृत्य कहाँ पर होता है? कौन सा? लठमार दीवारी कौन से नंबर का होगा? चौथे, पांचवें नंबर का होगा, सातवें नंबर का, ठीक है, छठवें नंबर डाल लो। क्या है? लठमार दीवारी नृत्य। क्या है? लठमार दीवारी नृत्य, ठीक है, लठमार दीवारी नृत्य, लठमार दीवारी नृत्य। आप लोग बताइए लठमार दीवारी नृत्य कहाँ पर होता है? ठीक है, लठमार दीवारी नृत्य ये कहाँ पर होता है? कहाँ पर लोग इसको करते हैं? सोनभद्र में। यही 5-6 डांस थे सोनभद्र के, ठीक है। अब आप इसको बताओ लठमार दीवारी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? नहीं पता? लठमार दीवारी नृत्य, लठमार दीवारी नृत्य। देखो भाई बता रहे हैं ब्रज क्षेत्र, बिल्कुल नहीं। ये लठमार होली होता है ब्रज क्षेत्र में। क्या होता है? लठमार होली होता है। लठमार दीवारी नृत्य बुंदेलखंड में होता है। कहां पर होता है? बुंदेलखंड में होता है। ये लठमार होली की तरह होता है। कैसे होता है? ये लठमार होली की तरह होता है। जैसे लठमार होली होती है ना ब्रज क्षेत्र में, बरसाना में, गोकुल में, मथुरा में जो लठमार होली होती है, गोवर्धन में जो लठमार होली होती है, उसी की तरह ये एक नृत्य होता है। इसका नाम होता है लठमार दीवारी नृत्य और ये प्रदेश के बुंदेलखंड में आयोजित किया जाता है। ठीक है, लठमार होली की तरह होता है, सेम नहीं होता, मतलब ये अलग होता है। ठीक है, और ये कहाँ पर? प्रदेश के बुंदेलखंड में। यहाँ पर आप गलती कर जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन कभी कभी आपको फंसा देते हैं। तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बुंदेलखंड में इसका आयोजन होता है। बुंदेलखंड के लोग इसको करते हैं। इसके बाद आता है घोड़ा नृत्य। क्या आता है? घोड़ा नृत्य। घोड़ा नृत्य की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें? घोड़ा नृत्य की बात करें तो घोड़ा नृत्य भी आपके बुंदेलखंड में ही किया जाता है। कहाँ पर? बुंदेलखंड में ही किया जाता है। घोड़ा नृत्य भी आपका कहाँ किया जाता है? बुंदेलखंड में। और ये जब ये जो नृत्य होता है, ये जो मांगलिक अवसर होते हैं, जैसे घर में किसी की शादी है, घर में कुछ और कोई प्रोग्राम है, तो मांगलिक अवसर, शादी विवाह के समय पर इनको किया जाता है। तो ये घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। मांगलिक अवसर का मतलब होता है शादी विवाह जैसे कोई अवसर। मांगलिक अवसरों पर इस नृत्य को किया जाता है। मांगलिक अवसरों पर इस नृत्य को किया जाता है। कौन से नृत्य को? घोड़ा नृत्य। कौन से नृत्य को? घोड़ा नृत्य को मांगलिक अवसरों पर इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं और आगे एक नृत्य है आपका जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है आपका, एक है नौवा होगा नहीं, ठीक, इसका नृत्य है आपका कार्तिक नृत्य। क्या है? एक नृत्य है आपका कार्तिक नृत्य। लिखते जाओ साथ साथ, जब मैं लिख रहा हूं इतनी देर में आप लिख सकते हो। कार्तिक नृत्य की अगर बात करें तो इसमें होता क्या है कि इसमें एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण बनता है, एक इसमें गोपी बनते हैं और दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं। तो गोपी कृष्ण बन के इस नृत्य को किया जाता है। कृष्ण गोपी या गोपी कृष्ण बन के, गोपी कृष्ण बनकर इस नृत्य को किया जाता है। गोपी कृष्ण बनकर इस नृत्य को किया जाता है। और ये कहाँ पर किया जाता है? ये भी आप गोपी कृष्ण की वजह से आप इस कार्तिक नृत्य को ब्रज क्षेत्र का मत समझ लेना कि ये नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाता होगा, बिल्कुल नहीं। ये कहाँ पर किया जाता है? ये भी आपके बुंदेलखंड में किया जाता है। ये भी आपके कहाँ पर? बुंदेलखंड में किया जाता है। देखो, एक बुंदेलखंड का और ब्रज क्षेत्र का एक अच्छा अनोखा रिश्ता है। बहुत प्यार करते हैं ब्रज की संस्कृति से लोग, बुंदेलखंड के लोग बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा अनुसरण भी करते हैं संस्कृति का, जो बुंदेलखंड की संस्कृति होती है। तो बुंदेलखंड में ही ये नृत्य भी आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड आप सोचोगे कि कौन सा क्षेत्र बुंदेलखंड में पड़ता है, तो मैंने कई बार बताया है, जिसमें आपका झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, ये सब क्षेत्र बुंदेलखंड के हैं। ये सब क्षेत्र क्या है? बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं। हाँ जी, हाँ, बुंदेलखंड के। चलेगा, आगे चलते हैं हम लोग। कार्तिक नृत्य, ठीक। आगे आता है इसके बाद धुरिया नृत्य। क्या आता है? धुरिया नृत्य आता है। कौन सा नृत्य आता है? धुरिया नृत्य आता है। धुरिया नृत्य।
धुरिया नृत्य। इस नृत्य की बात करें तो जो कुम्हार जाति होती है ना, कुम्हार जाति, ठीक है, उनके द्वारा इसको किया जाता है। ये कुम्हार जो जाति होती है, कास्ट होती है, उनमें बहुत फेमस होता है कौन सा, धुरिया नृत्य। कौन सा नृत्य, धुरिया नृत्य, ठीक है। जो प्रजापति भी हम जिनको कभी कभी कहते हैं, ठीक है, प्रजापति कह सकते हैं, कहीं कहीं प्रजापति वगैरह लिखा होता है, ठीक, प्रजापति। तो ये भी कहाँ पर किया जाता है, ये भी हमारे बुंदेलखंड में ही किया जाता है। ये भी हमारे कहाँ पर, बुंदेलखंड में किया जाता है, ठीक है। तो धुरिया नृत्य हो, चाहे आपका कार्तिक नृत्य हो, चाहे आपका दीवारी नृत्य हो, लठमार दीवारी नृत्य, ये सब नृत्य कहाँ पे, चाहे आपका घोड़ा नृत्य हो, ये सब कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, आपके बुंदेलखंड में आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं और एक नृत्य आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, राई नृत्य। राई नृत्य बताइए आप कहाँ पर किया जाता है, बताइए आप लोग, राई नृत्य, ठीक है, राई नृत्य। ये ज़्यादा बार बार आपको याद नहीं करना है, एक बार याद कर लो फिर याद बने रहेंगे। आप लोग क्या करना, एक तरफ नृत्य, एक तरफ उसका क्षेत्र, एक नोट बना लेना। बाकी का जो और मैं एडिशनल बता रहा हूँ ये लिख के रख लेना, लेकिन जब याद करने बैठो तो वो सारी चीजें एक साइड छोड़ देना। नृत्य और स्थान, नृत्य और स्थान, अब उनको नृत्य स्थान ऐसे याद करके सारा याद कर लेना। वो जो एडिशनल जानकारी बता रहा हूँ कि किस कम्युनिटी के द्वारा या किस अवसर पर, वो बाद में कभी कभी पढ़ लेना, क्योंकि वो याद बनी रहेगी, भूलोगे नहीं आप ज़्यादा, उसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। नृत्य और उसका स्थान ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है, ठीक है, नृत्य और उसका स्थान ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। अब मैं कौन से नृत्य की बात कर रहा था, राई नृत्य की। राई नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो राई नृत्य भी आपका बुंदेलखंड का ही नृत्य है। राई कहाँ का है, बुंदेलखंड का। राई नृत्य भी आपका बुंदेलखंड का ही नृत्य है। और ये किस अवसर पर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। ये कब होती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद जो महीना होता है, सावन के बाद जो आता है, उसकी कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी, सप्तमी की रात को अष्टमी जो होता है अगला दिन, उस दिन ये नृत्य किया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जिस दिन जन्म हुआ था, भगवान श्री कृष्ण का जिस दिन जन्म हुआ था, भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ था, यहाँ पर जन्म हुआ था। ये भी कहाँ पर किया जाता है, बुंदेलखंड में। ये मयूरों की भांति किया जाता है बुंदेलखंड में। मयूर अर्थात जो मोर होते हैं ना, उनकी तरह इस युद्ध को, इस नृत्य को किया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा राई नृत्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर किया जाता है, बुंदेलखंड में किया जाता है। जो आपके मयूर होते हैं, और मयूर जिस प्रकार से डांस करते हैं, मयूर नृत्य से ही मिलता है। हालांकि मयूर नृत्य अलग होता है, जो ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, लेकिन ये मयूर नृत्य की तरह ही इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और है जिसे हम पाई डंडा कहते हैं। क्या कहते हैं, पाई डंडा। तो उसको भी लिख लो आप लोग, ठीक है, उसको भी आप लोग लिख लेंगे एक बार। और पाई डंडा की जब बात आती है, पाई डंडा, ठीक है, और पाई डंडा की अगर मैं बात करूं तो पाई डंडा जो आपका नृत्य है, क्या है, पाई डंडा जो आपका नृत्य है, ये भी बुंदेलखंड में ही किया जाता है। कहाँ पर, बुंदेलखंड में ही ये भी किया जाता है। और बुंदेलखंड में, हाँ, बुंदेलखंड में ये जो पाई डंडा होता है ना, ये जो गुजरात का डांडिया होता है, क्या होता है, गुजरात का डांडिया होता है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि गुजरात की डांडिया लोक नृत्य के तर्ज पर प्रदेश में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा पाई डंडा। क्या होगा आपका सही जवाब, पाई डंडा होगा। तो ये पाई डंडा क्या होता है, गुजरात के डांडिया नृत्य की भांति किया जाता है, ठीक है, गुजरात के डांडिया नृत्य की भांति किया जाता है, की भांति किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये प्रदेश के जो बुंदेलखंड की अहीर कम्युनिटी होती है, अहीर जाति के द्वारा, ठीक है। तो 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं इस पाई डंडा नृत्य के लिए। बुंदेलखंड में आयोजित किया जाता है, कहाँ पर, बुंदेलखंड में इसको आयोजित किया जाता है पाई डंडा नृत्य को। गुजरात के डांडिया की तरह, डांडिया गुजरात में ही होता है ना, डांडिया, ठीक, तो कहाँ पर किया जाता है, बुंदेलखंड में, ठीक है। इसके आगे हम लोग चलते हैं, ये सारी चीज़ें लिखते जाना आप लोग। एनटीपीसी के लिए कथक उपयोगी है,
बस, ठीक है। एनटीपीसी के लिए क्या है, जो पहले बताया था मैंने, क्लासिकल डांस, कथक इम्पोर्टेंट है बस, और उसके बाद आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एनटीपीसी में। आपके लिए ज़रूरत किसके लिए है, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरत है, यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरत है, यूपी जूनियर असिस्टेंट के लिए ज़रूरत है, ठीक है। फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो उसके लिए अलग से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और साथ के साथ यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाकी का यूपी ट्रिपल एससी का कोई और एग्ज़ाम है, कोई भी है यूपी का एग्ज़ाम, उन सब के लिए है ये, ठीक है, उन सब के लिए है। यूपी से बाहर का कोई एग्ज़ाम है तो उसमें कथक ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है बस। और कथक पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो 2-3 जगह के शास्त्रीय नृत्य दे देगा, अर्थात क्लासिकल डांस 2-3 स्टेट के दे देगा, फिर उसमें एक यूपी का कथक लिख देगा, तो बस वो ही पूछा जाता है और कोई नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एक बार ज़रूर शायद इनमें से कोई पूछ लिया गया था एसएससी के एग्ज़ाम में, तो चलेगा। एनटीपीसी के हैं तो मैं तो नहीं कहूँगा कि आप फिर इनको पढ़ो, आप हो सकता है कुछ और पढ़ लो, मैं नहीं कहूँगा कि आप अपना टाइम इसमें लगाओ अगर सिर्फ एनटीपीसी की। लेकिन सिर्फ एनटीपीसी पे मत रहो भाई साहब, रेलवे बहुत बेवफा है, मैं सच बता रहा हूँ, रेलवे बहुत बेवफा है। अभी 1 साल हो गई उसने, 1 साल में एग्ज़ाम नहीं लिया एनटीपीसी ने, 1 साल होने जा रही है ना, 1 साल में एनटीपीसी में एग्ज़ाम नहीं लिया। मान लो जब एग्ज़ाम लेगा भी तब कंपटीशन इसकी कितनी हाई होगी, आप सोच भी नहीं सकते। एनटीपीसी के एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। मान लो अगर आप वहाँ आधे 1 नंबर से रह गए तो फिर तो आपका जीवन ही खराब हो जाएगा भाई साहब। जिस एग्ज़ाम पर आपने 1-1.5 साल लगा दी उसमें आधे 1 नंबर से रह जाओगे, उसके पीछे आपने सारे एग्जाम छोड़ दिए, तो मैं तो कहूँगा कि दूसरे एग्जाम में भी आप अपनी पैठ बना के रखो, यूपी के एग्जाम मत छोड़ो एनटीपीसी के पीछे, ठीक है। क्योंकि बहुत बेवफा होता है रेलवे का एग्जाम, आधे 1 नंबर से भी बहुत सारे लोग रह जाते हैं। मतलब नेशनल लेवल का एग्जाम है, राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम है एनटीपीसी, करोड़ों फॉर्म है एनटीपीसी में, ठीक है। लोगों को इंतजार रहता है एक लंबे समय से, तो सिर्फ उसके पीछे बैठे रहो ऐसा मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। आगे आपकी मर्जी, बट आप सिर्फ एनटीपीसी की तब भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास नहीं है, ईमानदारी से। तो आगे है देवी नृत्य। क्या है, एक होता है देवी नृत्य, हाँ, इस देवी नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो ये भी आपका कहाँ पर होता है, बुंदेलखंड में, ठीक है। देवी नृत्य भी कहाँ होता है, आपके बुंदेलखंड में ही होता है। यहाँ पर क्या होता है देवी नृत्य में कि जो नर्तक होता है ना, नर्तक मतलब जो डांसर होता है, नर्तक मतलब जो डांसर होता है, उसमें देवी का एक रूप धारण कर लिया जाता है और खड़ा हो जाता है। जैसे देवी होती है ना, देवी का रूप धारण करके खड़ा हो जाता है, उसके चारों ओर लोग डांस करते हैं। इस फॉर्मेट को, डांस के इस फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं देवी नृत्य। क्या कहते हैं, देवी नृत्य। एक देवी का रूप धारण करके आगे बीच में खड़े हो गए और उनके चारों ओर नृत्य किया जा रहा है विभिन्न नर्तकों के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा। इस फॉर्मेट को कहते हैं हम लोग देवी नृत्य, और ये बुंदेलखंड में किया जाता है। कहाँ पर, बुंदेलखंड में इस नृत्य को किया जाता है। इसके बाद एक नृत्य आता है जिसको आप लोग कहेंगे क्या, दीप नृत्य। क्या कहेंगे आप लोग, दीप नृत्य, ठीक है। दीप नृत्य में बहुत सारे दीप जलाए जाते हैं। क्या जलाया जाता है, बहुत सारे दीप जलाए जाते हैं। और बड़ी बात ये भी आपका कहाँ है, बुंदेलखंड में, ठीक है। ये भी आपका कहाँ का है, बुंदेलखंड का। तो दीप नृत्य भी आपका कहाँ का है, बुंदेलखंड में ही दीप नृत्य किया जाता है। इसके बाद एक है आपका ख्याल नृत्य। क्या है, ख्याल नृत्य। और ख्याल नृत्य की अगर मैं बात करूं तो ख्याल नृत्य भी आपका बुंदेलखंड में ही आयोजित किया जाता है। बुंदेलखंड के बहुत सारे हैं, ख्याल नृत्य भी आपका कहाँ पर, बुंदेलखंड में ही आयोजित किया जाता है। और ख्याल नृत्य के लिए जो बहुत मतलब विशेष बात है वो ये कि पुत्र जब जन्म लेता है किसी के यहाँ पर, पुत्र जन्मोत्सव पर, पुत्र के जन्म लेने पर इस नृत्य को किया जाता है। जैसे गांव होते हैं ना, गांव में तो उनके यहाँ पर जब किसी पुत्री का जन्म होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती है लोगों में, लेकिन जब पुत्र जन्म लेता है तो बहुत ज़्यादा बड़ा उत्सव मनाया जाता है, खुशी होती है, लोग दावत करते हैं, मिठाई बांटते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, गाना मतलब लोकगीत जो होते हैं हमारे समाज के उनको गाया जाता है, नृत्य किए जाते हैं। तो उन्हीं में से एक है ख्याल नृत्य। क्या है, ख्याल नृत्य। ये बुंदेलखंड में किया जाता है और ये पुत्र जन्म के उत्सव पर, किसके, पुत्र जन्म के उत्सव पर इस नृत्य को किया जाता है। तो ख्याल नृत्य भी आप लिख लो, ठीक है। बुंदेलखंड यहाँ पे लिखा हुआ है। और पुत्र जन्म के उत्सव पर, पुत्र जन्म के उत्सव पर, कौन से उत्सव पर, पुत्र जन्म के
उत्सव पर इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, तो आगे है एक सौरा या सैरा नृत्य। क्या है? सौरा या सैरा नृत्य। सौरा या सैरा एक ही बात होती है। सैरा नृत्य की जब हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सैरा नृत्य की बात करेंगे, सौरा या सैरा की। तो ये नृत्य सौरा या सैरा, ये नृत्य जो होता है ना, ये भी आपका बुंदेलखंड में ही किया जाता है। ये भी कहाँ पर? बुंदेलखंड में ही किया जाता है। अब इस नृत्य की विशेष बात क्या होती है? किसकी? सौरा या सैरा की, बुंदेलखंड में। इस नृत्य की विशेष बात होती है कि जब बुंदेलखंड के लोग अपनी फसल की कटाई करते हैं, क्या करते हैं? बुंदेलखंड के लोग जब अपनी फसल पक जाती है और जब फसल की कटाई करते हैं, तो कटाई करते समय जब वो झूमते हैं खुशी से, जब वो झूमते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड में क्या होता है कि उतनी ज़्यादा उत्पादकता नहीं होती फसलों की, लोगों को अनाज अपने खाने पीने के लिए मुश्किल से मैनेज कर पाते हैं, और साथ के साथ पशुओं को चारा, ये सब थोड़ी कठिनाई से हो पाता है। क्योंकि बाकी अगर क्षेत्रों की बात करें प्रदेश में, तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है, वहाँ पर बरसात भी अच्छी होती है। लेकिन बुंदेलखंड के साथ ये थोड़ा सा क्या है? सौतेला व्यवहार है प्रकृति का। वहाँ पर उतनी अच्छी न तो सिंचाई की व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ पर भूमि का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी नीचे है, नहरों और नदियों का जाल भी उतना अच्छा नहीं है, बरसात भी थोड़ी कम होती है, और ज़मीन भी उतनी उपजाऊ नहीं होती कंपेयर अदर रीजन, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ के किसानों को खुशी बहुत होती है फसल कटने की। तो जब उनकी फसल तैयार हो जाती है, क्या हो जाता है? जब उनकी फसल तैयार हो जाती है, और फसल जब तैयार होने के बाद ही तो काटी जाती है, तो जब फसल को काटते हैं, जब यहाँ के कृषक, ठीक है, क्या करते हैं? जब यहाँ के कृषक फसल को काटते हैं, क्या करते हैं? काटते हैं फसल को, और काटते समय जब वो खुशी से झूमते हैं, यही झूमना उनका सौरा या सैरा नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यही झूमना उनका खुशी से यही सौरा या सैरा नृत्य कहा जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये बुंदेलखंड कहाँ पड़ता है? भाई बुंदेलखंड अभी बताया मैंने, बुंदेलखंड अभी बताया मैंने। कहाँ बताया बुंदेलखंड? आपका झांसी हुआ, आपका ललितपुर हुआ, आपका हमीरपुर हुआ, आपका महोबा हुआ, ये सब क्या है? बुंदेलखंडी तो है मेरे भाई। चलेगा, आगे आते हैं। आगे ये थे बुंदेलखंड के नृत्य, ये क्या थे? बुंदेलखंड के नृत्य। आगे एक नृत्य आता है मयूर नृत्य, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। मयूर नृत्य, मयूर नृत्य की अगर हम लोग बात करें, कौन से नृत्य की? मयूर नृत्य की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, मयूर नृत्य की बात करें, किसकी बात करें? मयूर डांस की बात करें। ठीक है, मयूर डांस की बात करें तो इसमें होता क्या है कि जो मोर पंख होते हैं ना, जैसे मयूर जब अपने मोर जो पंख अपने फैलाता है और उसके बाद सुंदर सा एक घूम घूम के डांस करता है, तो उसी तरह से किया जाता है, मोर पंख लगाकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, मोर पंख लगाकर, और ये किया जाता है ब्रज क्षेत्र में। कहाँ पर? आप सभी को पता है कि जो ब्रज क्षेत्र है, यहाँ पर मयूरों की संख्या, यहाँ पर मोर की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण के समय यहाँ पर गायें होती थी, एक तरफ गायें चर रही होती थी जंगलों में, मोर चिल्ला रहे होते थे, मतलब यमुना किनारे भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे, वो वाला दृश्य सोचो। इसीलिए जो मयूर नृत्य है कहाँ पर किया जाता है? ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? ब्रज क्षेत्र में। मयूर नृत्य कहाँ पर? ब्रज क्षेत्र में। ठीक है, दूसरा यहाँ का होता है रास नृत्य। क्या है? रास नृत्य। रास नृत्य ये भी कहाँ पर? ब्रज क्षेत्र में। अब आप ये मत कहना कि ब्रज क्षेत्र कहाँ है। ब्रज क्षेत्र आपका मथुरा, आपका हाथरस, आपका आगरा का जो पश्चिमी पार्ट है मथुरा की तरफ लगता हुआ, ये सब क्या है? एक ब्रज क्षेत्र है। ये सब क्या है? ब्रज क्षेत्र। कौन सा? फिर से सुनो, मथुरा, आपका हाथरस, आपका आगरा, ये सब ब्रज क्षेत्र है, और यहीं पर इस नृत्य को किया जाता है, चाहे वो मयूर नृत्य हो और चाहे वो रास नृत्य हो। रास नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो भगवान श्री कृष्ण की जब कथाओं का मंचन किया जाता है, कथाओं का जब मंचन का मतलब होता है जब उनकी कथाओं को रूपांतरित किया जाता है नाटक के फॉर्म में, तो उस समय जो नृत्य किया जाता है हम लोग रास नृत्य कहते हैं, रास लीला कह सकते हैं कि रास लीला के समय पर इस नृत्य को किया जाता है। किसके समय पर? रास लीला के समय पर इस नृत्य को किया जाता है। इसके बाद आता है एक झूला नृत्य। क्या आता है? एक झूला नृत्य आता है। इसके बाद एक क्या आता है? झूला नृत्य। तो आप सभी को पता होगा कि सावन के महीने में ब्रज क्षेत्र में झूला बहुत झूले जाते हैं, है ना। तो सावन के महीने में जो आपका होता है झूला नृत्य, कौन सा? झूला नृत्य जो होता है आपका,
झूला नृत्य ये कहाँ पर होता है? ये पहले तो व्रज क्षेत्र में, हाँ कहाँ पर होता है? व्रज क्षेत्र में। और ये झूला नृत्य जो होता है आपके श्रावण के महीने में, श्रावण मतलब सावन के महीने में, ठीक है, श्रावण के महीने में। अब श्रावण का महीना कौन सा होता है? तो हमारा जो बरसात में आता है, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, फिर उसके बाद श्रावण, फिर उसके बाद भाद्रपद, मतलब भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था उससे 8 दिन पहले तक जो महीना रहता है, उसके 38 दिन से लेके 8 दिन पहले तक जो महीना रहता है उसको हम सावन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? श्रावण का महीना कहते हैं। तो इसी श्रावण के महीने में इस नृत्य को किया जाता है, इसी श्रावण के महीने में इस झूला नृत्य को किया जाता है। एक दूसरा नृत्य है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है? चरकुला नृत्य। कौन सा है? चरकुला नृत्य। इस चरकुला नृत्य से क्वेश्चन बनते हैं, मैं बताऊं क्या? चरकुला नृत्य से क्वेश्चन बनते हैं कि ये किस क्षेत्र में किया जाता है, किस क्षेत्र में किया जाता है? पहला क्वेश्चन तो ये ब्रज क्षेत्र में ही किया जाता है, ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर एक क्या बनाया जाता है? एक पिंजरा बनाया जाता है, पिंजरा बनाया जाता है और उस पिंजरे में दीपक रखे जाते हैं, उस पिंजरे में दीपक रखे जाते हैं और वो दीपक फिर जो पिंजरा बना के उस दीपक में रखे जाते हैं उसको सर पे रख के फिर डांस किया जाता है। यहाँ की जो महिलाएं होती हैं वो इस प्रकार से इसको करती हैं, वो इस प्रकार से इसको करती हैं। किसको? इस नृत्य को करती हैं। कहाँ पर किया जाता है? ये भी प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, ये लिखा है। और कैसे? दीपकों का पिंजरा बना के सर पे रखा जाता है, उसके बाद ये चरकुला नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें दीपकों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन बना था उसमें कौन से एग्जाम में? वीडियो के एग्जाम में। तो कभी भी बन सकता है फिर से। 108 दीपक होते हैं इसमें। कितने होते हैं? इसमें 108 दीपकों की संख्या होती है। कितने दीपक होते हैं इसमें? 108 दीपकों की संख्या होती है, ठीक है, 108 दीपकों की इसमें संख्या होती है। क्लियर? कितने होती है? दीपकों की संख्या इसमें 108 होती है, ठीक है, 108 होती है। तो ये कहाँ पर होता है? व्रज क्षेत्र में किया जाता है, जुलाई महीने में। जुलाई भी, हाँ 108, बिल्कुल सही, 108, हाँ चलेगा, बिल्कुल 108। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये तो क्या थे? हमारे ब्रज क्षेत्र के। अब कुछ नृत्य हमारे होते हैं पूर्वांचल के। पूर्वांचल जैसे गोरखपुर है, देवरिया है, गाजीपुर है, बलिया है, आपके प्रतापगढ़ है, आपका आजमगढ़ है, सुल्तानपुर है, ये सब क्या है? आप हमारे पूर्वांचल के क्षेत्र हैं। क्या है? हमारे जौनपुर है, ये सब हमारे पूर्वांचल के क्षेत्र हैं, ठीक है। तो पूर्वांचल की अगर बात करें तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध नृत्य है नटवरी नृत्य। क्या है? नटवरी नृत्य। क्या है? नटवरी नृत्य। नटवरी नृत्य में क्या होता है कि इस नृत्य को किया कैसे जाता है? कुश्ती लड़ना, कुश्ती लड़ते जैसा आपको दिखाई देगा जो नर्तक होगा। कबड्डी खेलते दिखाई देगा। क्या करता दिखाई देगा? कुश्ती लड़ते दिखाई देगा, कबड्डी खेलते, चिड़ियों जैसा व्यवहार करता। जैसे चिड़िया फुदक फुदक के इधर उधर चलती रहती है ना, दाना खाती हैं, चुंगती रहती हैं दाना को, तो फुदक के यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसा व्यवहार करता दिखाई देगा नर्तक जो होगा नटवरी नृत्य में। क्या करता दिखाई देगा? कुश्ती लड़ता दिखाई देगा आपको, कबड्डी जैसी खेलता दिखाई देगा, चिड़ियों जैसा व्यवहार कर रहा होगा, उसको कहते हैं नटवरी नृत्य। तो ये नटवरी नृत्य कहाँ पर होता है? आपके पूर्वांचल में होता है। कहाँ पर होता है? पूर्वांचल में होता है, ठीक है। इसमें मुद्राएं क्या क्या होती हैं? कुश्ती लड़ने की मुद्रा होती है, कुश्ती की होती है, कबड्डी खेलने की मुद्रा होती है। किसकी होती है? कबड्डी खेलने की मुद्रा होती है। और चिड़ियों जैसा व्यवहार किया जाता है, चिड़ियों जैसा व्यवहार किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? चिड़ियों जैसा व्यवहार किया जाता है। इसमें क्या होता है? चिड़ियों जैसा व्यवहार किया जाता है इस नृत्य में। आगे अगर हम लोग बात करें तो एक और नृत्य होता है पूर्वांचल का, जिसे कठ घोड़वा नृत्य कहते हैं। कठ घोड़वा नृत्य कहते हैं। इस कठ घोड़वा से आप समझ पा रहे हो, कठ मतलब काठ अर्थात लकड़ी, घोड़ा मतलब घोड़वा मतलब लकड़ी का घोड़ा बनाकर और उस पर बैठ कर नृत्य किया जाता है, ठीक है। यह भी पूर्वांचल में ही किया जाता है। कठ घोड़वा, लकड़ी का एक घोड़ा बनाया और उस घोड़े पर बैठकर इस नृत्य को किया जाता है। तो कहाँ पर किया जाता है? ये भी पूर्वांचल में ही आपका किया जाता है, ठीक है, पूर्वांचल में ही आपका किया जाता है। कठ घोड़वा नृत्य भी आपका कहाँ पर किया जाता है? पूर्वांचल में ही किया जाता है। एक नृत्य होता है
धुरिया तो आपने देखा था, धुरिया देखा था, धुरिया के ही तरह एक होता है धोबिया नृत्य। क्या होता है? धोबिया नृत्य। ठीक है, धोबिया नृत्य, इसको भी देख लेते हैं, धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो ये भी पूर्वांचल में ही आयोजित किया जाता है, पूर्वांचल के लोग ही इसको करते हैं। और ये धोबी समाज के द्वारा, पूर्वांचल का जो धोबी होता है, धोबी समाज होता है ना, धोबी समाज के द्वारा इसको किया जाता है। ठीक है, धोबी समाज के द्वारा इसको किया जाता है, धोबी समाज के द्वारा। आगे चलते हैं तो आगे हम लोग देखेंगे कि एक नृत्य होता है, इसे हम कलाबाजी नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कलाबाजी नृत्य कहते हैं, कलाबाजी नृत्य कहते हैं, कलाबाजी नृत्य। ठीक है, कलाबाजी नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो कलाबाजी नृत्य आपका अवध के क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर? अवध के क्षेत्र में किया जाता है कलाबाजी नृत्य। कलाबाजी नृत्य से हम मोरबाजा नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, एक और यहाँ का फेमस नृत्य होता है जिसे जोगिनी नृत्य कहते हैं। ये जोगिनी नृत्य बहुत पूछा जाता है, ये कहते हैं हम इसे जोगिनी नृत्य। और ये जोगिनी नृत्य जो होता है भगवान श्री राम की जो जन्म दिवस होता है, श्री राम नवमी जैसे हम कहते हैं, तो ये राम नवमी के मौके पर, कौन सी नवमी? राम नवमी के मौके पर, राम नवमी अर्थात तो भगवान श्री राम के जन्म दिवस पर, अवध के क्षेत्र में ही तो अयोध्या पड़ती है, यहीं पर तो भगवान श्री राम का जन्म हुआ था अयोध्या में, तो यहीं पर तो किया जाएगा ये। तो राम नवमी के अवसर पर, राम नवमी के अवसर पर आपका जोगिनी नृत्य किया जाता है। कहाँ पर? अवध में। कहाँ पर? अवध के क्षेत्र में। कहाँ पर किया जाता है? अवध के क्षेत्र में इस नृत्य को किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? जोगिनी नृत्य रामनवमी के मौके पर किया जाता है, अवध में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो साधु का वेश धारण करती हैं। क्या करती हैं? साधु का वेश धारण करती हैं, और साधु वेशधारी नर्तक ही इस नृत्य को करते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं? जैसे हम जोगिनी नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? जोगिनी नृत्य कहते हैं। इसके बाद एक दो इंपॉर्टेंट है, छपेली नृत्य। क्या है? छपेली नृत्य है, और छपेली नृत्य पूरे उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, छपेली नृत्य है आपका, छपेली नृत्य, छपेली नृत्य। ये छपेली नृत्य जो आपका है ये यूपी में, पूरी यूपी में किया जाता है, कोई विशेष क्षेत्र नहीं है। यूपी के साथ साथ ये यूके में भी किया जाता है, उत्तराखंड का भी ये डांस है। ठीक है, ये क्या है? उत्तराखंड का भी ये डांस है। इस छपेली नृत्य में क्या होता है कि एक हाथ में तो जो नर्तक होता है वो रूमाल पकड़ लेता है, और दूसरे हाथ में क्या होता है? उसके सामने दर्पण होता है। तो रूमाल और दर्पण पकड़ के एक हाथ में रूमाल, एक हाथ में दर्पण, और फिर उसके बाद इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, और उसको हम कहते हैं छपेली नृत्य। मतलब छप जाता है जो आईने में डांस, जो उसमें शीशे में, मतलब दर्पण में, उसको कहते हैं हम लोग छपेली नृत्य। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं छपेली नृत्य। इसके बाद एक और नृत्य होता है छोलिया नृत्य, और ये छोलिया नृत्य भी प्रदेश के सभी क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? छोलिया नृत्य। चैता नहीं बताया भाई मैंने। मोहन मिश्रा काम्पिल वाले कह रहे हैं, इनके कमेंट भी थी, कह रहे भाई आप हमारी वो नहीं पढ़ते, कमेंट नहीं पढ़ते। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसके आगे और भी है भाई, भाग कर रहे हो। आगे की बात करें तो आगे नौटंकी और देखें हम लोग। क्या देखें? नौटंकी। अगर हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये यूपी SSC के एग्जाम में पूछा गया, प्रदेश में नौटंकी कितने प्रकार की होती है, ये पूछा गया। क्या पूछा गया? नौटंकी। तो दो प्रकार की, कानपुरी शैली, हाथरसी शैली। कानपुरी शैली और हाथरसी शैली, दो प्रकार की प्रदेश में नौटंकी हैं। कानपुरी शैली की बात करें तो ये मनोरंजन की शैली है, और हाथरसी शैली की बात करें तो ये आपकी वीर शैली है, वीर रस की शैली है। आगे इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये नौटंकी नाट्य कला में हम लोग चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, तीन कलाएं होती हैं, नृत्य कला और आपकी जो आपकी लोकगीत वाली, मतलब गायन कला, और नाट्य कला, तीनों देखेंगे हम लोग। ठीक है, गायन शैली, अब अभी तो आपकी लोकगीत भी तो बचे हैं, तो लोकगीत पढ़ेंगे, अभी ये नृत्य पढ़े हमने, उसके बाद नाट्य कला पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी दो चीज़ें और हैं, उनको भी आगे देखेंगे। डोंट वरी, क्लास को लाइक करेंगे। नागिन डांस भाई, नागिन डांस आप ही करते हो, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, कहीं भी कर लिया करो, नागिन डांस किसी क्षेत्र में नहीं किया जाता, ये
कुछ उन तत्वों के द्वारा किया जाता है जिनको कोई डांस नहीं आता, ठीक है, समझ आए ना, उन अराजक तत्वों के द्वारा किया जाता है, इनको कोई डांस नहीं आता। भाई साहब नागिन कोई डांस ना होता है, ये तो कोई भी कर लेता है नागिन डांस, मार खाओगे। भाई लिट्टी चोखा मुझे नहीं पता, जो चीज़ मुझे नहीं आती मैं कैसे बता दूं? चलेगा? हाँ चलेगा। अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखेंगे। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट, उससे पहले एक ज़रूरी चीज़ है कि आपके CHSL का कोर्स एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, एप्लीकेशन पर, जो कि बहुत लाभदायक होगा आपके CHSL और अगले CGL के एग्ज़ाम में। CHSL और CGL के एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। CGL आपका मार्च में है और उसके जस्ट तुरंत बाद आपका CHSL का एग्ज़ाम है। तो अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है कर रहे होंगे साथ के साथ, तो आप CHSL का कोर्स जरूर परचेज कर लेंगे। वहां से आप अपना मैथ, साइंस और GK पूरी, इंग्लिश भी कवर करेंगे, रीजनिंग भी आपकी पूरी कवर हो जाएगी सारे एग्जाम के लिए लगभग, ठीक है। तो वहां पर जाके उसको परचेज कर सकते हैं। हाँ नागी डांस दारू पी कर कह रहे हैं, चलो मुझे नहीं पता कैसे किया जाता है, दारू पी के किया जाता है कि बिना पिए किया जाता है, चलेगा। तो ज़रूर आपका जो कोर्स है, क्योंकि उससे पता होगा क्या कि आप एक तो रूटीन बना पाएंगे, एक ज़्यादा टाइम बैठकर पढ़ने की सोच पाएंगे, कम से कम 5, 6, 7 घंटे आप डेली पढ़ पाएंगे उसमें, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। और आप प्रैक्टिस सेट कर पाएंगे, उसमें प्रैक्टिस कर पाएंगे, बाद में टेस्ट सीरीज भी लगा पाएंगे, और आपको प्रॉपर एक स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, ताकि आप याद करते रहें। जैसे कि मैं इंग्लिश की बात करूं, अब जब आप वहाँ इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको एंटोसाइनो की एक सीट मिल जाएगी, लंबी सी मिल जाएगी, उसमें बहुत सारे एंटोसाइनो रहेंगे इंपॉर्टेंट वाले, ऐसे नहीं कि कुछ भी, ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे, 1000, 4000 आप खरीद सकते हैं एंटोसाइनो, लेकिन इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो न्यू पैटर्न है वो वाला प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, बहुत सारे सीट मिलेंगी आपको प्रैक्टिस सेट के लिए। ऐसे ही मैथ में बहुत सारी प्रैक्टिस करने के लिए, और बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत सारे नए कंसेप्ट भी सीखेंगे, क्योंकि वहां पे टाइम थोड़ा ज्यादा होता है एप्लीकेशन पर, ठीक है। चलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और क्लास को लाइक जरूर करेंगे, बिना लाइक करे कोई नहीं जाएगा यहाँ से, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, साथ के साथ करंट अफेयर सुबह 6:30 बजे वाली क्लास को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, सुबह 6:30 बजे की क्लास को। छोलिया नृत्य भी यूपी में किया जाता है, ठीक है। अब उसका कोई पर्टिकुलर एक रीजन नहीं है, मैंने कुछ बताया ही नहीं, छोलिया नृत्य में आप सीखोगे क्या? हाँ यूपी PCS में ऑफकोर्स आते हैं, यूपी PCS में डांस, भाई बताओ तो मैं क्वेश्चन दिखा दूं कल लाके कौन कौन से यूपी PCS में पूछे गए हैं। चलिएगा, तो क्लास को आज यहीं तक रखते हैं, प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।